हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार आज हमारे बीच अगेन, जैसा हमने आपसे कहा था सर, सीए अक्षत गोयल जयपुर से सर हमारे साथ है। ऑल इंडिया रैंक 2 भाई, माहौल बना दिया। मोस्ट वेलकम अक्षत। थैंक यू सर। अरे भाई, तूने धमाल मचा दी पूरे इंडिया के अंदर यार। लोगों का क्वेश्चन मैंने कल हमने जब बात करी थी कि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ एंड आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताइएगा, तो लोगों के कुछ क्वेश्चन आए। सबसे बड़ा क्वेश्चन और मेजोरिटी ने जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है कि सर इससे पूछिए किस चक्की का आटा खाता है ये। माहौल जमा दिया भाई। सबसे पहले अक्षत को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अक्षत गोयल। अच्छा, पहले तो अक्षत शुरू करने से पहले आपके पेरेंट्स का नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो मेहनत करी है वो उन्होंने करी है एंड दे डिजर्व अ लॉट। सो प्लीज विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कैन यू प्लीज कन्वे देयर नेम? So my father is CA Praveen Goyal and my mother Reena Goyal. ओह सुपर्ब, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन देम। एंड जब भी वो ये वीडियो देखे, इंटरव्यू देखे, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारी उनकी बहुत सालों की मेहनत है जिसकी वजह से आज अक्षत हमारे बीच इस तरह से रिजल्ट लेके आया है और माहौल जमा रखा है इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर। माहौल जबरदस्त है। अक्षत के बारे में बताता हूँ कि अक्षत ने जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं वो दिखाई है। मैं आपके बारे में बताता हूँ। अक्षत ने जब स्कूल टाइम में जब स्टूडेंट थे, ही इज द सेकंड रैंक होल्डर ऑल इंडिया सीबीएसई। मतलब सीबीएसई के सेकंड टॉपर है भाई, ये बहुत भारी बात है। ऑल इंडिया में ऑलरेडी इनका सेकंड रैंक था और इन्होंने वही हिस्ट्री रिपीट करी है सीए फाइनल के अंदर, रैंक 2। माहौल जबरदस्त। सेकंड, ये वहां रुके नहीं। देखो बच्चों, ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इन्होंने सीबीएसई रैंक 2 ऑल इंडिया तो हासिल करी। उसके बाद जो इनका सीपीटी का एग्जाम था उसमें आउट ऑफ 200 ही स्कोर्ड 194 मार्क्स। 194, आई थिंक दैट मे बी हाईएस्ट एवर, जहां तक मुझे नॉलेज है। माहौल, और वहां पे भी रुका नहीं भाई हमारा ये साहब। सीए इंटरमीडिएट के अंदर और जबरदस्त मेहनत करी इसने। देखो इनकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, मेहनत करते गए एंड ही स्कोर्ड 740 मार्क्स। 740 मार्क्स आउट ऑफ 800। ही वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए इंटर एंड ही स्कोर्ड हाईएस्ट एवर मार्क्स। 740 इज द हाईएस्ट एवर इन इंटर। आज तक के इतिहास में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो हमारे अक्षत के नाम पर है। सर जबरदस्त, लॉट्स ऑफ क्लैपिंग फॉर यू। एंड आपको देख के जो मुझे वाइब्स आ रही है, मजा आ गया भाई। एंड अगेन वो कंसिस्टेंसी आपकी सीए फाइनल में देखी एंड ही इसको रैंक 2 सर। एंड रैंक 2 जो इनका आया है, इनके मार्क्स अगर आप देखेंगे 639 मार्क्स, 639 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन सीए फाइनल, जिसको बोला जाता है एशिया टफेस्ट कोर्स। उसमें इन्होंने साहब 639 मार्क्स स्कोर कर दिया आउट ऑफ 800। जबरदस्त सर, यू डिजर्व अ लॉट। माहौल अक्षत जबरदस्त एंड ऑल ब्लेसिंग्स आर फॉर यू, कीप इट अप। ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वी होप एंड डेफिनेटली वी प्रे ये चलती रहे, क्योंकि और एंड आई एम श्योर जिस तरह से आप कंसिस्टेंट हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक एवरीवेयर वेयरएवर यू गो। माहौल के साथ बढ़ते रहिए आगे। हमारी सारी विशेष आपके लिए है। एंड जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लोग ये आज वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको देख के और मोटिवेट होंगे एंड वो आपसे आज कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे कि आखिर ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें। तो माहौल के साथ सबसे पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछने से पहले बता देता हूँ, सीए फाइनल में इनका स्कोर कितना रहा। सर ग्रुप 1 सीए फाइनल, ग्रुप 1 एफआर, ही स्कोर्ड 86 मार्क्स। वो लोग पास हो जाते उसमें यार, तू क्या कर रहा है यार। इन एसएफएम ही स्कोर्ड 78 मार्क्स। ऑडिट, लोगों के क्वेश्चन आए सर, हाउ ही मैनेज्ड ऑडिट एंड लो। इन ऑडिट ही स्कोर्ड 82। 40 लाने में लोगों को लगता है कैसे आएंगे यार। 82 मार्क्स, जबरदस्त यार, जबरदस्त। लो 75 मार्क्स, जबरदस्त। ग्रुप 2 के, अच्छा ग्रुप 1 का टोटल है इसका 321, भारी, बहुत भयंकर। ग्रुप 2 पे अगर हम आए, एससीएमपी कॉस्टिंग, ही स्कोर्ड 65 मार्क्स। और इन्होंने जो सेकंड पेपर है ग्रुप 2 का, उनमें जो ऑप्शनल पेपर था, आपने कौन सा लिया? मल्टी डिसिप्लिन ना? मल्टी डिसिप्लिनरी 6F मल्टी डिसिप्लिन एंड ही स्कोर्ड 75 मार्क्स। माहौल यार जबरदस्त। डीटी ही स्कोर्ड 81 मार्क्स।
क्या बात है, डायरेक्ट टेक्स ही स्कोर्ड 81 मार्क्स। और आईडीटी मैं नहीं बोलूंगा, तू बोल दे भाई क्या किया तूने यार ऐसा। आईडीटी ही स्कोर्ड 97। सर 97 मार्क्स। अरे यार तू भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को तेरे से पढ़ना पड़ेगा इनडायरेक्ट। मुझे अब लगता है कि अब तक तो मैंने तेरे को कोचिंग पढ़ाई है, अब तू मेरे को कोचिंग पढ़ा दे रहा है एक बार इंटरनेट यार। जबरदस्त भाई अक्षत, 97 दिस इज द हाईएस्ट एवर मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई। 97 आज तक किसने स्कोर नहीं किया इंडरटेक्स में। यू स्कोर्ड इट, जबरदस्त माहौल। एंड ग्रुप 2 टोटल इज 318। टोटल ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 इज 639 मार्क्स। माहौल के साथ जबरदस्त शानदार अक्षत, बहुत ही भारी आपका अचीवमेंट है। एंड इंटर के अंदर इनका रैंक 1 था, एंड जो रैंक 1 अभी सीए फाइनल में है वो इंटर में रैंक 2 था। नाउ ही स्कोर्ड रैंक 1 इन सीए फाइनल एंड ही इज रैंक 2 इन सीए फाइनल। बोथ आर गुड फ्रेंड्स। पर सर ये जो हेल्दी कंपटीशन है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आप अक्षत ने खुद ने बताया कि सर ही वाज रैंक 2 इन इंटर एंड आई वाज रैंक 1 इन इंटर, एंड हमने बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन था हमारे बीच में। एंड नाउ ही स्कोर्ड रैंक 1 एंड रैंक 2 एंड ही वाज सो हैप्पी। मतलब अक्षत वाज सो हैप्पी विद हिज रैंक 2। ऐसा नहीं कि उसका रैंक 1 नहीं आया तो ही वाज नर्वस। वेरी हैप्पी, सुपर्ब यार, जबरदस्त अक्षत। मोस्ट वेलकम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर इतने से इंट्रोडक्शन के लिए। अरे यू डिजर्व इट यार, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, बहुत बढ़िया अक्षत, सुपर्ब। एंड यू आर सो डाउन टू अर्थ पर्सन बेटा, कीप इट अप। मजा आ गया आपसे बात करते हुए। सरकार शुरू करते हैं हम आपकी बात। सबसे पहले अगर आपको आपकी लाइफ में जो ये अब तक आपके अचीवमेंट हुए उसके लिए अगर आपको किसी को कुछ थैंक यू कहना हो, कुछ कंट्रीब्यूशन जिनका रहा हो, यू कैन से विद दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यू नो हमारी मेहनत तो ये साथ में और भी कुछ लोगों को अगर आप क्रेडिट देना चाहे तो आप यू कैन। सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद देना है कि उन्होंने पूरी कृपा बना के रखी है अब तक। फिर सर मेरे पेरेंट्स, फैमिली, मेरी सिस्टर वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे टीचर्स, मेरे कुछ ना फ्रेंड्स जो मेरे सीनियर्स थे उनसे मैंने पूरी गाइडेंस ली है, उनको सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। क्या बात है, सुपर्ब अक्षत। मतलब आपकी सिस्टर भी सीए है, पापा भी सीए है, क्या बात है। और आप धमाल के साथ सीए बन गए, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। और एक्चुअली आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने भी आपको मोटिवेट किया, हम सब, हमारी टीम वाइम कॉन्सेप्ट्स और पूरा आईसीआई, उन सबको भी थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि यू नो अल्टीमेटली एक टीम काम करती है तब जाके कोई इस तरह का मुकाम हासिल करता है। सो लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, जिन्होंने इतनी मेहनत करी जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा स्कोर रहा। आपकी मेहनत तो है ही, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। माहौल सरकार, चलिए सबसे पहला पॉइंट, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी? आर्टिकलशिप मैंने करी है कालानी एंड कंपनी से, जयपुर। ओके, सुपर्ब सुपर्ब। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे बहुत सारा लोगों का आ रहा है कि सर इन्होंने आर्टिकलशिप करी होगी डेफिनेटली, इनको आर्टिकलशिप से लीव कितना मिला? ये सबसे बड़ा हॉट क्वेश्चन होता है सबके लिए। सर लीव मुझे 4.5 मंथ्स का मिला था, अराउंड मान लीजिए 16, 17 या 18 दिसंबर के अराउंड मुझे लीव था। ओके ओके ओके, क्या बात है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई के लिए ऑफिस छोड़ दिया था, कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। पढ़ाई तो ऑफिस के साथ चालू कर दी थी कि पता था लीव कब मिलनी है, तो पढ़ाई पहले से चालू कर दी थी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अक्षत, कैन यू थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे कि सीए इंटरमीडिएट आपने क्लियर किया, यू जॉइंड आर्टिकलशिप, ओके, देन हाउ यू प्लान फॉर सीए फाइनल? देखो ऑलरेडी यू आर रैंक 1। सी, एक और बात मैं सबसे कहना चाहूंगा कि रैंक 1 जो इनका इंटर में था, ऑलरेडी आप पे प्रेशर होगा। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर ये तो अब सीए फाइनल के अंदर भी कुछ ना कुछ करेगा। सो आपने पढ़ाई किस तरह से शुरू करी, कब शुरू करी, दैट वी वांट टू नो। हाँ सर रैंक 1 का तो काफी प्रेशर था, ऑल्दो मेरे इंटरनली कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली का भी कोई प्रेशर नहीं था, पर एक पब्लिक का बहुत ऑल्दो प्रेशर था कि इसकी तो बनाई, इसकी तो फिर से बनाएगी, वो काफी प्रेशर था, वो मैनेज करना एक चैलेंज था। सर पढ़ाई मैंने सितंबर में आर्टिकलशिप चालू करी थी, सितंबर 2019 में। दिसंबर में मैंने क्लासेस लेना चालू कर दिया था। दिसंबर 19 में? हाँ, क्लासेस चालू कर दी थी स्टार्टिंग फ्रॉम एसएफएम। फिर लगातार क्लासेस मेरी जुलाई 2021 में जाके क्लासेस खत्म हो गई थी। लास्ट मेरी डीटी क्लास थी वो मेरी जुलाई 21 में खत्म हो गई थी। ओह, जुलाई 21 में ऑल क्लासेस वर डन? हाँ सर, इलेक्टिव को छोड़ के, इलेक्टिव लेनी नहीं थी, बाकी सारा। हाँ, ओके ओके, इलेक्टिव छोड़ के आपकी ऑल सब्जेक्ट्स वर कंप्लीट टिल जुलाई 21। एंड सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच ऑल शुड नोट।
कि साहब इनके एग्जाम्स थे मई 2022 में, बट ही कंप्लीटेड ऑल दी सब्जेक्ट्स बाय जुलाई 21. सुपर्ब सुपर्ब. तो सो इनफैक्ट यू मैंने हैड जल्दी खत्म करने के लिए पुराने क्लासेस ली थी इनफैक्ट, जैसे अब मेरे मई 22 के ना फाइनेंस एट 21 लगता है डीटी में, पर उसी क्लास तो जुलाई में चालू होती है, मुझे तो जुलाई में खत्म हुई, तो मैंने पुराना फाइनेंस एट 20 की क्लासेस ली थी कि मुझे टाइम पे ओके खत्म करनी थी क्लास, तो मैंने कहा पुराने ले लेंगे, करेक्ट. अमेंडमेंट्स अलग से लेंगे अपन, पर टाइम से क्लास खत्म हो जानी चाहिए, तो फाइनेंस ओके एट 20 की क्लास ली थी मैंने. तो आईडीटी कब लिया आपने इंडायरेक्ट अपना? फिर आईडीटी मैंने लिया था अराउंड फेब्रुअरी मार्च के अंदर 2021. ओह सुपर्ब. वो था रेलेवेंट तो फॉर मे 21 जो था आपका, वो करेक्ट बैच लिया करेक्ट था. करेक्ट तो करेक्ट. उसके एंड भी दो आफ्टर अटेम्प्ट दैट अमेंडमेंट थे अमेंडमेंट आपने करने की के. और आपका काम हो गया. सुपर्ब सुपर्ब. इट मींस टाइमिंग मैटर्स अ लॉट. ग्रेट. तो आपका प्लान क्या था? जैसे जुलाई 21 आपका, आपने सितंबर 19 में जब आर्टिकल ज्वाइन करी, दिसंबर हाँ से आपने क्लासेस शुरू कर दी, तो आपका कैलकुलेटेड प्लान था कि मेरा क्लासेस जुलाई तक हो जाएगा कंप्लीट, या ऐसा कुछ प्लान था आपका? सर मोटा मोटा प्लान था कि हाँ टाइम मई जून तक जुलाई तक खत्म करनी है क्लासेस को, और उसके बाद रिवीजन 3 रिवीजन करना है. तो जुलाई में मेरा फर्स्ट रिवीजन चालू कर दिया था मैंने, और उस समय मैं बिल्कुल भी टारगेट लेके नहीं किया था, एकदम ना कैजुअली चालू किया था कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट लेके नहीं करना, जितना जितना रोज हो रहा है, 20 दिन लगे 25 दिन लगे एक सब्जेक्ट में, तो ऑफिस के साथ करना था, तो 20-25 दिन लगे तो ठीक है. तो ऐसे मेरे दिसंबर तक जाके फर्स्ट डिवीजन हुआ था अराउंड 6 मंथ्स के अंदर. ओह तब सुपर्ब. ऑफिस के साथ साथ करते हुए दिसंबर तक हाँ फर्स्ट हाँ. डिवीजन. फिर मैंने प्रॉपर्ली टारगेट लेके चालू किया था कि अब सेकंड डिवीजन इतने दिन में करना है, थर्ड डिवीजन इतने दिन में करना है. वो ओके प्लानिंग थी. ओके ओके. सो बाय दिसंबर यू कंप्लीटेड योर फर्स्ट रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपकी बात से लगी कि सिंस आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए टाइमली कंप्लीट कर दी, तो यू हैड अ टाइम ऑफ अराउंड यू नो अराउंड अ ईयर टू रिवाइज ऑल द Yes. सब्जेक्ट्स. हाँ. लेस देन अ ईयर, अराउंड 10 months. या हाँ. फिर इससे मुझे ये भी फायदा हो गया था, मेरी सिस्टर की वेडिंग थी मार्च में, रियल सिस्टर Oh. की, जो इनफैक्ट This पहले March जनवरी 22? में हुई थी. हाँ. ओह माय गॉड. तो मुझे उसको मैनेज करने में 15-20 डेज तो पूरे पूरे उसमें ही गए थे, बाकी प्रिपरेशन वगैरह तो मेरा वो भी मैनेज हो गया था, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, मैंने मार्जिन रखा हुआ था थोड़ा सा, 25 दिन का मार्जिन मेरे पास था तीनों रिविजन्स के बाद, तो उसके अंदर वो भी मैनेज हो गया, उसमें भी मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई की टेंशन नहीं रही, शायद एंजॉय करते हुए. ओके ओके ओके. दैट्स ग्रेट सुपर्ब. तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है. मतलब इनफैक्ट आपसे मेरे को ये सीखने को मिल रहा है, हम बहुत सारे लोगों को सीखने को ये मिल रहा है कि आपका कोई इवेंट अगर आने वाला है, पता है फैमिली में कुछ इवेंट होने वाला है, तो आप अगर ऑलरेडी आपके पास टाइम है, तो दैट इवेंट विल नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर योर सक्सेस. सुपर्ब Yes, sir. सुपर्ब. भाई Okay, टाइम अब मार्जिन अच्छा रहता है तो सब कंट्रोल में आ जाता है, अगर सफिशिएंट मार्जिन टाइम रखा हुआ है अपने पास तो. ओके ओके ओके. अच्छा, आपने जैसा कहा कि सर मेरे को कोई प्रेशर नहीं था, दिसंबर 21 तक मैंने रिवीजन आराम से किया, ऑफिस के साथ साथ किया मैंने. किसी सब्जेक्ट में 20 दिन भी लग रहे तो ठीक है, 15 दिन भी लग रहे तो ठीक है, 25 दिन भी लग रहे तो ठीक है. बट सेकंड और थर्ड रिवीजन यू हैड प्लान. हाँ. करेक्ट. तो जो आपका फर्स्ट रिवीजन के बाद, दिसंबर के बाद में जब आपने सेकंड रिवीजन शुरू किया होगा, वो जो आपने प्लान बनाया, आपने डेज एलोकेट किए होंगे हर सब्जेक्ट के लिए. हाँ. हाँ सर. ओके. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये प्लान बहुत सारे लोग बनाते हैं. ऐसा शायद ये प्लान का कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो प्लान नहीं बनाता होगा. प्लान डेफिनेटली बनाते होंगे, बट जो आपने प्लान बनाया था वो एग्जैक्टली सेम वे में एग्जीक्यूट हो पाया? नहीं, मतलब सेकंड रिवीजन में मैंने वेरिड ऐसे 6 to 8 डेज रखे थे पर सब्जेक्ट, पर मुझे एवरेज 8 to 10 डेज लगे, मतलब एवरेज 1 या 2 दिन तो मैंने सब में एक्सटेंड किया ही था, क्योंकि वो हो ही नहीं पाया था उस दिन में. तो मतलब एक्सटेंड करना पड़ा था, पर कहीं ना कहीं मार्जिन था तो वो कवर अप हो गया, पर एक्सटेंड काफी करना, सेकंड रिवीजन करना पड़ा था. मतलब जिसका रैंक 1 और 2 आता है वो भी रैंक जिसका 1 और 2 आता है उसके भी एक्सटेंड होता है रिवीजन. मतलब ऐसा थर्ड रिवीजन वाला मेरा point. 4 डेज था, तो मैंने वो तो कंट्रोल में रखा था कि 4 डेज में करना है, कुछ भी करके करना है, तो वो शिफ्ट हुआ था. सेकंड रिवीजन काफी एक्सटेंड हुआ था. सुपर. तो आपका जो सेकंड रिवीजन था उसमें जो आपने 6 to 7 डेज प्लान किया और वो एंड हुआ 7 to 8 डेज, मतलब ऑन एन एवरेज 1 से 2 दिन मिनिमम आपके हर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा लगे. तो हाउ यू मैनेज्ड इट? मतलब उस टाइम ऐसा टेंशन तो नहीं हुआ आपको? या बहुत सारे लोग, मैं ये पॉइंट आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उन लोगों के लिए बात आपको करना है, मैसेज देना है, जो लोग इस तरह का जब प्लान उनका थोड़ा सा एग्जीक्यूट सही नहीं हो पाता. देखो यार, ये अक्षत जो बात बोल रहा है, ये आप हम सबको समझना चाहिए कि जो हम प्लान बनाते हैं सीए पैनल के अंदर, जरूरी नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए. अगर उसमें थोड़ा सा डेविएशन आता है तो बहुत सारे लोग वहाँ डीमोटिवेट हो जाते हैं. यू नो,
और कहीं ना कहीं जो उनका टारगेट होता है उससे पीछे हट जाते हैं लोग। तो हाउ यू मैनेज जब आपका डेविएशन आया प्लान से? सर डेविएशन आया तो कहीं पहले अपने शेड्यूल पे वापस आए, देखा कि भाई कितना टाइम है मेरे पास, मैं कवर अप कर सकता हूँ कि इसको एक्सटेंड करूँ, तो कि या मैं क्या मैं ये पार्ट छोड़ दूं अगले रिवीजन में देख लूंगा तो चल जाएगा क्या, या मैं एक दिन एक्स्ट्रा दे दूं तो मेरा बाद में कवर अप हो जाएगा क्या। वो एक बार एनालिसिस करके फिर कॉल लिया कि मुझे एक और दिन देना है या नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं वो ओके मार्जिन एडजस्ट हो गया। ओके ओके। सो वो चल इन एवरी सब्जेक्ट जहाँ पे भी आपको लैकिंग हुआ, टाइम कम मिलता था, तो यू रीप्लान एवरी टाइम। हाँ आपने उसको असेस किया कि मेरे को कुछ छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, कि टाइम एक दिन एक्स्ट्रा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दैट वे ना? हाँ सर। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, मींस यू तो केप्ट कुछ द सब्जेक्ट में पेशेंस तो कि मैंने सर। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिया था कि अगले रिवीजन में देख लेंगे, कुछ सब्जेक्ट में नहीं खत्म ही करा, कुछ में छोड़ दिया, वो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉल लिया था कि तो अगले अगले रिवीजन रिवीजन में में हो नहीं पाया? करना। हाँ वो फिर उसको प्रायोरिटी में रखा ना लिख के कि इससे पहले ये करना है, तो फिर वो पहले कर लिया। गुड 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 गुड। तो आपका फर्स्ट रिवीजन कब कंप्लीट हुआ, सेकंड रिवीजन कब कंप्लीट हुआ बेटा? सर सेकंड रिवीजन अराउंड अराउंड 20th मार्च तक खत्म हुआ था। 20 मार्च तक। और हाँ दीदी की शादी कब थी आपके? सर 4th मार्च। ओ ओके, अच्छा 4 मार्च को मैरिज थी, उसके बाद जो आपका पेंडिंग पोर्शन होगा वो कंप्लीट करते हुए 20 मार्च तक आपका हाँ सेकंड रिवीजन हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैड अराउंड अप्रैल मंथ आपके पास, एंड कुछ पोर्शन ऑफ आपके पास मई हाँ भी था आपके पास रिवीजन के लिए। अराउंड 17th अप्रैल तक थर्ड रिवीजन हो गया था मेरा। ओके 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 ओके। 17th ऑफ अप्रैल। अच्छा 17th अप्रैल तक आपका थर्ड थर्ड रिवीजन भी रिवीजन हो गया था। 17 18 तक। हाँ ओके, तो बाकी दिन क्या किया फिर आपने? सर बाकी दिन मैंने मिसलेनियस कंटेंट के लिए रख रखा था कि पास्ट पेपर्स करने हैं, आरटीपीस करनी है, एमटीपीस, या कुछ एमसीक्यू बुकलेट्स बच रही हैं, या उस टाइप का बहुत ओके सारा कंटेंट था आपके पास, वो करनी है। वो सब ओके मेरा पेंडिंग ओके पड़ा ओके। था, वो रखा था। सुपर्ब सुपर्ब। इट मींस सबसे ज्यादा जो आपका हेल्प किया वो क्लासेस टाइम से पहले शुरू करी आपने, एंड हाँ क्लासेस टाइम से पहले आपने कंप्लीट करी सिंसियरिटी के साथ में। बहुत सारे लोग क्या होता है कि शुरुआत तो कर लेते हैं पर उसको एंड नहीं कर पाते हैं। हाँ So anyhow you managed, and you know Kalayan company is one of the great company in Rajasthan. So definitely workload तो आपके पास भी रहता ही होगा, बट इवन हाँ दो अक्षत ने मैनेज किया इन सब चीजों को, और उसके बावजूद इनकी क्लासेस इन्होंने टाइमली सारी कंप्लीट करी बाय जुलाई 21। दैट हेल्प्ड हिम टू रिवाइज द एंटायर कंटेंट ट्वाइस और थ्राइस, एंड उसके बाद भी इनको टाइम मिला जिसमें इन्होंने मिसलेनियस पोर्शन जैसे आरटीपीज, एमटीपीज, कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस, या कोई टॉपिक जो उनका रह गया हो उसको कवर करने में इन्होंने टाइम दे दिया। सो एवरीथिंग वाज जैसा आपने प्लान किया था, थोड़ा सा डेविएशन हुआ पर उसको आप मैनेज कर पाए क्योंकि टाइम था आपके पास, एंड टाइम था। एवरीथिंग वेंट वेरी एक्सट्रीमली सुपर, जबरदस्त। तो ऐसा कोई बात, ऐसा कोई मैसेज जो बहुत सारे लोग, क्या होता है बेटा कि नो डाउट सीए कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप क्लियर होता है, बहुत सारे लोगों के दो ग्रुप क्लियर होता है, सेकंड ग्रुप क्लियर होता है, बहुत सारे लोगों के कोई एक या दो सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आती है, बाकी कुछ लोगों के कुछ भी नहीं हो पाता है। तो उनके लिए कुछ आपकी तरफ से मैसेज कि आपको इस तरह से कुछ प्लान करना चाहिए, अभी रिमेनिंग, आज जैसे फॉर एग्जांपल कल रिजल्ट आया अपना सीए फाइनल का, नाउ अराउंड 3 मंथ, केवल 3 महीने ही है बच्चों के पास में टू रिवाइज द एंटायर कंटेंट। सो 3.5 मंथ है। सो कैन यू प्लीज सजेस्ट देम कि आपको इस तरह से थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज द कंटेंट? सर आई थिंक एक चीज तो है कि हमने कॉपीज मंगवा के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ गलती हो रही है, कि हमने कुछ पढ़ाई में दिक्कत हुई, या फिर पढ़ा याद नहीं आया, या फिर हमने लिख नहीं पाए, या लिखा पर एग्जामिनर को समझ नहीं आ पाया, उसकी लैंग्वेज में नहीं था, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे या प्रेजेंटेशन में इशू था, कि वो इशू आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई क्या इशू था एग्जैक्टली जिसपे मुझे ज्यादा वर्क करना है आगे, तो एक कॉपीज मंगा के वो पता लग जाता है। बाकी थोड़ी एक ना प्रॉपर अपने सीनियर से गाइडेंस लेके एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है वो डिसाइड करना एक इम्पोर्टेंट रहता है, कि ना प्लानिंग करके कैसे पढ़ना है, तो किसी भी अपने सीनियर से जिस पे आप थोड़ा ट्रस्ट करते हो उससे गाइडेंस लेकर। ओके गुड गुड। अच्छा एक और चीज अक्षत, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप हाउ यू मैनेज टू स्टडी, आप जैसे आपने कहा मैंने सितंबर 19 में शुरू किया, जुलाई 21 में मेरे सारे क्लासेस खत्म हो गए थे, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ते थे डेली में, आफ्टर द ऑफिस आवर्स या बिफोर द ऑफिस आवर्स? सर रोज की एक क्लास, 3 घंटे की एक क्लास बस, और कुछ होमवर्क वगैरह हो तो बाकी रोज। ओके ओके, रोज की एक क्लास आपने देखा, 3 घंटे की क्लास देखी, प्लस उसका रिवीजन भी आप करते होंगे होमवर्क टाइप में? बस होमवर्क करता, रिवीजन तो होता नहीं था, सिर्फ होमवर्क। ओके, तो जो 3 घंटे की क्लास आपने देखी थी उसका आप जो होमवर्क होता था वही आप कर पाते थे बस? हाँ बस उसका। ओके 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 सुपर। ओके, एंड
जब आपके ऑफिस आपको छुट्टी मिला 4.5 मंथ का, तो हाँ ऐसे केस के अंदर कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ लेते थे? सर, उस समय ना सेल्फ स्टडी पीरियड में मुझे लगता था मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, पर ऐसे इफेक्टिव आवर्स में निकालूं तो 9-10 घंटे ही निकलते थे। कभी कैलकुलेट करने बैठो कितने घंटे निकले, तो लगता था पूरे दिन पढ़ रहे हैं, पर 9-10 घंटे ही निकल पाते थे एक्चुअली। इफेक्टिव। हाँ सुपर सुपर, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज, आपने जब एग्जाम दिए थे, आपने मेरे को बता दिया कि मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया था और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा, तो मिसलेनियस जैसे आरटीपी एमटीपी ये सब भी मैंने कवर कर ली थी सर। तो ड्यूरिंग 1.5 डे बिफोर द एग्जाम्स, हाँ। क्या आपके सारे सब्जेक्ट के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस हुआ था? सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। नहीं सर, पूरा सिलेबस तो पूरा तो नहीं हुआ था, क्योंकि सीए फाइनल है, पूरा तो हो ही नहीं सकता। बहुत डिफिकल्ट है पूरा। वो तो मुझे फर्स्ट पेपर में रियलाइज हो गया था कि पूरा पूरा कोर्स करना 1.5 दिन में बहुत डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था, या तो कुछ छोटे चैप्टर्स छूट गए, या फिर कुछ चैप्टर्स ऊपर ऊपर से हो गए, ऐसे ना ऊपर से हेडिंग हेडिंग देखने में आ गई। तो मतलब कहीं ना कहीं एकदम लास्ट के चैप्टर्स पूरे प्रॉपरली तो नहीं हो पाए थे। पर वो फिर वो रियलाइज हो ओके गया था कि हाँ नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में जो चीज ने मुझे हेल्प किया था, क्योंकि मेरा पहले का पढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जाम में जो मैं नहीं पढ़ पाया 1.5 दिन में, वो भी याद आ गया था, क्योंकि एट सम टाइम मैंने पहले पढ़ा हुआ था वो। तो वो क्वेश्चन ओके आया तो भी मैं कुछ ना कुछ लिख पाया कि हाँ ये मेरा कुछ ध्यान आ रहा है। ओके 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 ओके। तो एक और क्वेश्चन बस, जैसे कुछ पोर्शन आप उस टाइम रिवाइज नहीं कर पाए ड्यूरिंग 1.5 डे, हाँ तो जब वो एग्जाम के अंदर आप अपेयर हो रहे थे, जब पेपर लिख रहे हाँ थे, आपके सामने जो पेपर आया, ऐसा कभी हुआ कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आया? वैसे तो ये मेरा क्वेश्चन इज वेरी रॉन्ग बिकॉज आई एम आस्किंग फ्रॉम AR2 सो पर ऐसा कभी हुआ कि कोई क्वेश्चन आपको दिखा पेपर के अंदर और आपको ऐसा लगा कि इसके मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा है, या आंसर एकदम ब्लैंक, ऐसा कुछ लगा कभी आपको? हाँ सर, ऐसा तो डेफिनेटली हुआ था। वो ऑडिट ऑडिट में तो हमारे जैसे 10 मार्क तो आता ही आना, ऑलमोस्ट प्रोनाउंसमेंट से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो वो तो होता ही बाय डिफॉल्ट नहीं आने वाला क्वेश्चन ही होता है। तो ऐसा तो ऑडिट में, लॉ में, इनफैक्ट आईडीटी में भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि भाई उस समय लगा कि हाँ ये मेरे को नहीं याद, मैंने शायद पढ़ा नहीं है, पढ़ा था तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। तो उस पॉइंट में मैं ओके। ऐसे सीए फाइनल एग्जाम थोड़ा ऐसा एज अ चैलेंज लेता हूँ कि ऐसे अरे 12th के वाह। एग्जाम में सब कुछ आना है जैसे चैलेंज की देखते हैं कितना कर पाते हैं हम ना, कि नए क्या क्वेश्चन आते बात हैं है। तो और अच्छी फीलिंग आती है कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनको अपने बेस्ट देके कि मेरे हिसाब से मेरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑडिट में होते हैं, तो अब वो एकदम नए क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता उनमें क्या लिखना है। तो जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से 2-2 पेज के आंसर लिख के आए मन से कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए, जितने कंसेप्ट मैंने पढ़े हुए हैं। सुपर्ब सुपर्ब। अरे यार अक्षत, क्या बात बोली, जबरदस्त आपने। देखिए बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप देखो, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ के जाते हैं, पर क्या होता है कि कोई भी 1-2 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे देखा जो उनको नहीं आ रहा है, या नया क्वेश्चन है, एकदम घबराहट होती है, वहाँ पे टेंशन होती है, और उस चक्कर में जो आता है वही भूल जाते हैं हम लोग। बट व्हाट दिस मैन सेड, सुपर वर्ड्स, कि साहब जो भी नए क्वेश्चंस आए या कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुझे नहीं आता है, ही एक्सेप्टेड दोज क्वेश्चन एज अ चैलेंज। वाह यार वाह, जबरदस्त। ये वो यूनिक चीज है सर, जो बच्चों, जो हमको अक्षर से सीखनी चाहिए। अक्षर बहुत ही जबरदस्त बात कही। ही एक्सेप्टेड दोज क्वेश्चन एज अ चैलेंज, कि देखते हैं ये क्वेश्चन में कर सकता नहीं कर सकता। एंड एट द सेम टाइम केवल जोश नहीं, इन्होंने होश रखा कि जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी थी, देखो इन्होंने जो पढ़ाई करी वो सारी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी, तो जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इनकी थी, दोज कॉन्सेप्ट इन्होंने रिवाइज की माइंड के अंदर, एंड उनको यूज करते हुए ही राउट द आंसर, एंड एग्जैक्टली जो आंसर इन्होंने लिखे, शायद उनके मार्क्स इनको मिले, और वो सही आंसर थे, तभी इनके इतने अच्छे स्कोर हुआ है और इतने अच्छे मार्क्स आए इनके। इनफैक्ट जबरदस्त। सर ये थिंकिंग रहती थी कि अगर मेरे लिए क्वेश्चन नया है तो सबके लिए ही नया है, क्योंकि कोर्स मैंने पूरा करा है। तो अगर नया सबके लिए नया है तो फिर किसी को नहीं आ रहा होगा, तो फिर जितना हम बेस्ट लिख सकते हैं हम उतना बेस्ट लिखते हैं। लाने तो 50 ही हैं, 100 तो हमको लाने नहीं है। मतलब एक 100 नहीं लाने, ये बहुत बड़ा रिलीफ रहता है सीए में कि हमें 100 नहीं लाने हैं। जो इनफैक्ट सीबीएसई में रहता था कि हमें 100 लाने हैं, तो हम एक मार्क की चीज गलती भी नहीं कर सकते। सीए में वो नहीं रहता, वो यानी 100 नहीं लाने, कुछ नहीं भी आएगा तो चलेगा। उससे बहुत एक रिलीफ, एक रिलैक्सेशन होता है पेपर में भी, प्रेपरेशन में भी। क्या बात है, तू AR1 इंटर का ये बोल रहा है कि 100 मार्क नहीं लाने नहीं लाने सर से। बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मैं मिलता हूँ, पता है क्या होता है, हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं,
तो टारगेट क्या लेके जाते हैं, हमको 100 में 100 मार्क्स आने चाहिए, मतलब 100 मार्क का पेपर हमको आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर मे बी सम क्वेश्चंस जो हमें नहीं आते होंगे यार। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, जो क्वेश्चन पहले आते हैं हमको आते हैं वो हमको करने चाहिए या कैसा करना चाहिए, सीक्वेंस ही फॉलो करना चाहिए पूरा? तो जो पहले जो क्वेश्चंस आते हैं जो इजी हैं और जो छोटे हैं वो करने चाहिए पहले, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक फ्लो बिल्ड हो जाता है। अच्छा, सुपर। तो मतलब एक बार जो इजी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो पहले आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, सो दैट आपका फ्लो बन जाए, आपका कॉन्फिडेंस मिलता जाए आपको, और एक बार आपको लगे कि हाँ भाई 40 मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आ गए, फिर आगे गाड़ी दौड़ानी चाहिए। सा यस जबरदस्त, जबरदस्त। तो वन मोर थिंग जो मैं आपकी बात जो आपने पहले की उसको ऐड करूंगा यहाँ पे। देखो बच्चों, इसकी अप्रोच समझिए आप, अप्रोच समझिए अक्षत भाई की, कि इन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चंस इनको आते थे, जो इनको इजी लगते थे, जो इस क्वेश्चंस में इनका कॉन्फिडेंस था, वो इन्होंने पहले किए, अटेम्प्ट करते गए, क्वेश्चन आते गए, मतलब ये मार्क्स कलेक्ट करते गए, कलेक्ट करते गए, एंड देन जैसे इन्होंने बोला कि सर मेरे को 100 नहीं लाने थे, मेरे को तो 50 लाने थे पास होने के लिए। तो दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग जो हम सबको सीखनी चाहिए, जो सारे स्टूडेंट जो सीए फ्रेटर्निटी उनको समझना चाहिए कि हमारा पहले टारगेट 50 मार्क्स होना चाहिए। वो अगर आ गया फिर कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंचता है, और फिर जो क्वेश्चन हमको नहीं भी आ रहे होते शायद उनका आंसर हमको मिल जाता है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी तो आपको आंसर इसका मिलता है। सुपर, सुपर। दैट दिस इज द वेरी यूनिक थिंग व्हिच वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम मिस्टर अक्षत गोयल। माहौल जबरदस्त सर। अच्छा, अब एक दो बातें मैं स्पेसिफिक आपको पूछूंगा रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टेक्स्ट, सिंस यू स्कोर्ड 97 मार्क्स व्हिच इज हाईएस्ट एवर इन इनडायरेक्ट टेक्स्ट। मुझे तो लगता है कि सर कोचिंग मैंने तो वो पढ़ा ही था, अब मेरे को तेरे से पढ़ना चाहिए, ये फीलिंग मेरे को आता है। 97 नहीं, रियली सुपर्ब यार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, क्योंकि लाइक अल्टीमेटली वी आर द कोच, यू आर द अल्टीमेट प्लेयर। देख हम तो क्या है, हम हमारी डायरेक्शन दे देते हैं, हमको जो नॉलेज है, हमको जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग। हम सब्जेक्ट को बहुत इजी बना लेते हैं आपके लिए, कोशिश करते हैं, पर अल्टीमेटली आप उसको कितना मेहनत करते हो, उसको कितना ग्रस्त करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और जब आपके 97 मार्क्स आए सर, अक्षत यू वोंट बिलीव, इतना प्राउड फील हुआ, इतना अच्छा फीलिंग आया, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बट यस, मेरा पॉइंट आपसे ये, एक दो क्वेश्चन रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टेक्स्ट। क्या पेपर के अंदर 97 मार्क्स लाने के लिए आपने सारे आंसर्स में सेक्शन नंबर, रोल नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर मेंशन किए थे? नहीं सर, मतलब सेक्शन थोड़े बहुत याद होते हैं, जैसे इंटर के टाइम पे जो याद थे ना वो वाले याद होते हैं, सेक्शन 12, 13, 15, 17, 18, वो सब फिर भी लिख यस, दिए। बाकी सारे सेक्शन तो याद नहीं रहते हैं, तो जितको थोड़े थोड़े याद आ गए लिख दिए, नहीं लिख के। नोटिफिकेशन के मेरे को सिर्फ 2 याद हैं, एक एग्जामिशंस वाला 12 नंबर का है, और एक वो जो यस, 6 नंबर का है वो 12 2A वाला। सिर्फ 2 याद है मुझे, अगर यस, उनका यस। क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख दूंगा, वरना मेरे को नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं ध्यान, वो याद करे ही नहीं कभी। भाइयों, मैं सबको हर बार लेक्चर में ये बात बोलता हूँ कि सेक्शन नंबर, रोल नंबर, 3-4 लेक्चर खत्म होते हैं फिर मैक्सिमम बच्चों की क्वेरी आती है कि सेक्शन नंबर, रोल नंबर याद करने क्या सर, दिस इज द आंसर। अच्छा, ये आंसर 97 मार्क्स लाने वाला बोल रहा है। ओके, सो बच्चों, दिस इज अ वेरी ग्रेट मैसेज कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यू शुड हैव प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सेक्शन नंबर, रोल नंबर अगर आप नहीं भी लिख के आते हो सारे, जो आपको याद है, बड़े सेक्शन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, जो बार बार काम आते हैं, वो ठीक है, आप लिख दीजिए। इट्स नॉट एसेंशियल कि सारे सेक्शन नंबर या रोल नंबर आप लिख के आइए। सुपर। सेकंड स्पेसिफिक क्वेरी, क्या बुक का लैंग्वेज लिखना एसेंशियल है? सर ऐसे बुक का लैंग्वेज रट तो नहीं सकते, बुक का लैंग्वेज तो नहीं लिखते, पर मैं थोड़ी कोशिश मैं पढ़ता ना डायरेक्टली ना बेल लॉ ही पढ़ता हूँ, मैं जिस भी बुक से पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर मुझे बाय डिफॉल्ट थोड़ी बेल लैंग्वेज थोड़ी ना कंफर्टेबल हो जाते हैं उससे, तो लैंग्वेज फ्रेम भी वहाँ पे थोड़ी लॉ जैसी हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि पढ़ाई डायरेक्टली बेल लॉ को है। पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है वो लिखे, अपने को सिर्फ कीवर्ड्स अपने आने चाहिए, वो हाईलाइट होने चाहिए, एग्जामिनर को दिखने चाहिए क्या इसने वो कीवर्ड्स लिखे हैं, तो सही लिखा होगा बाकी। सुपर। इट मीन्स बुक का लैंग्वेज रट तो आप सकते नहीं है बिल्कुल भी, पर हाँ, अगर आपने लॉ को अच्छे से समझा है, कोई भी सब्जेक्ट हो भले हो, उसको अगर अच्छे से समझा और अगर आपने खुद के वर्ड्स फ्रेम करके भी लिखे, तो आपकी लैंग्वेज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ गुड लैंग्वेज। जो मोर और लेस लॉ की लैंग्वेज होती है उससे कहीं ना कहीं आपका मैच होता है, पर हाँ, कीवर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए आपके। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया कि कीवर्ड आपके हाईलाइट होने चाहिए, तो जस्ट कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमको क्या कीवर्ड्स के अंडर अंडरलाइन करनी चाहिए बुक आंसर शीट में, ऐसा कुछ करना चाहिए बच्चों को? तो मैं तो बॉक्स बना देता हूँ कीवर्ड्स के बाद, तो मतलब मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है कि एग्जामिनर को मेरी पूरी कॉपी पढ़नी ना पड़े, वो कीवर्ड्स पढ़े, वो समझ आ जाए सब कुछ सही है,
तो वो फिर टिक करके मार्क्स दे देगा, उसे बाकी पढ़ना है, उसको कम से कम मेहनत करनी पड़े एग्जामिनर को, वो कीवर्ड देके मार्क्स दे दे, उसे समझ आ जाएगा कीवर्ड सही है तो सब सही है, तो वो मार्क्स देते हैं। मतलब भाई, ऐसा थोड़ी स्पून फीडिंग की कोशिश करते हैं एग्जामिनर को कि उसे मेहनत ना करनी पड़े कॉपी चेक करने अरे में। भाई, इसीलिए देखो रैंक 2 और रैंक 1 आए यार। अगेन दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वी शुड टेक दिस पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स। सर, इन्होंने जो भी कीवर्ड्स होते हैं हर पेपर के अंदर, उनका बॉक्स बना दिया है इन्होंने, सो दैट एग्जामिनर को कम टाइम लगे, एग्जामिनर को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग आंसर तो लिखते हैं पर कई बार अपना होता है सर हमको पूरे मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है आपका वो कीवर्ड एग्जामिनर की नजर में नहीं गया। तो अक्षत ने तो क्या किया भाई, स्पून फीडिंग करा दी, ये लो कीवर्ड, आपको जो चाहिए वो ये देख लो, जो आपको देखना है हम पहले से दिखा रहे हैं आपको, फटाफट कॉपी चेक करो और मार्क्स दो हमको आप। वेरी गुड, सुपर यार, मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना आपका, जबरदस्त, सुपर। सो बुक का लैंग्वेज एसेंशियल नहीं है, कीवर्ड्स लिखना बहुत एसेंशियल है, जिसको आपको हाईलाइट करना है या बॉक्स मार्क करना है या अंडरलाइन करना है, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। सेक्शन नंबर, रूल नंबर्स आर नॉट वेरी मच एसेंशियल, सुपर। एंड चलो एक और बात, करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, सीए फाइनल की कोई भी सब्जेक्ट, ऑल 8, एक जनरल बात करूंगे फॉर ऑल दी 8 सब्जेक्ट, तो क्या केवल एग्जाम पास करने के पर्पस के लिए पढ़नी चाहिए हमको, या थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इन डेप्थ में जाके उसको प्रैक्टिकली हमें समझना चाहिए कुछ? व्हाट इज योर मैसेज फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स? तो सीए फाइनल की बात करें तो एग्जाम के लिए पढ़ना के लिए भी कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसा मैंने पेपर देके देख लिया, कंसेप्ट आएंगे तो ही आप ना पेपर को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सीए फाइनल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम के पर्पस के लिए भी, आगे के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी, कि अब वो Okay, एकदम एज इट okay. इज रिटन क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ही एग्जाम्स होंगे। ओके, सुपर। इट मींस एग्जाम्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो नए आएंगे आएंगे हमेशा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे, तो उस एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। दिस इज द पॉइंट, सुपर। सो योर टारगेट शुड नॉट बी टू कंप्लीट द सिलेबस ओनली, योर टारगेट शुड नॉट बी टू केवल जो एग्जाम पास करना, वो टारगेट नहीं होना चाहिए आपका। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को सब्जेक्ट आना चाहिए, टॉपिक मेरे को आना चाहिए। सुपर मैसेज, सुपर मैसेज। ओके, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ आईडीटी? 97 मार्क्स भाई, मतलब मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आईडीटी? ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था, या क्या कुछ स्पेशल चीज इसके लिए थी, या आगे सर मार्क्स? सर आईडीटी है ना, ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब मुझे टैक्सेस में वैसे भी काफी इंटरेस्ट है, ज्यादा डायरेक्ट टैक्स ना, थोड़ा कम इनडायरेक्ट टैक्स, पर काफी इंटरेस्टिंग, और जैसे सीएफए लेवल पे कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट लगता है मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो थोड़ा ओके, ओके, काफी बड़ा है ना सीएफए का इनडायरेक्ट टैक्स, पर कंपैरेटिवली समझ आ जाता है, हो जाता है, थोड़ा कंफर्ट सुपर। रहता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके, ओके, तो डीटी इसको इतनी अगर आप एक्सटेंसिव होती है, उसमें बहुत वो रहता है, बहुत डिटेल रहती है डायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा कंफर्ट रहता है। कह सकते हैं कि इसको हम अगर अच्छे से पढ़ ले, कॉन्सेप्ट समझ ले, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। गुड, हाँ सर, गुड, which you did, सुपर। एंड ऐसा कोई बात अगर आपको लगता हो कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक करते हैं जनरली, जो नहीं करनी चाहिए, जो अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा कुछ आपको मैसेज सबके लिए? सर ना कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल ना, एग्जाम पूरा मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, कई बार अपन किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, उस चक्कर में हमारा वो 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 20 मार्क का छूट जाता है। तो करेक्ट। अपना मैं क्या करता था, मेरे टाइम मैंने डिसाइड कर लिए थे, जैसे अगर 100 मार्क का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, 35 मिनट्स पर क्वेश्चन देना है 20 मार्क्स का, अगर उससे एक्सीड हो रहा है टाइम, तो मैं उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दूंगा और अगले क्वेश्चन पे चले जाऊंगा, क्योंकि वो छोड़ूंगा तो मे भी 2-3 मार्क कट जाएंगे लास्ट के, और तो क्या होगा, पर एटलीस्ट अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर उसमें मैंने बहुत टाइम दे दिया तो मेरा लास्ट में भी 10-15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन ही छूट जाएगा, जो मुझे आता होगा तो वो ज्यादा दिक्कत की बात है। तो वैसे टाइम डिवाइड किया, जैसे जो एमसीक्यू वाले पेपर्स वहाँ पे कर लिया, आधा घंटा एमसीक्यू और आधा घंटा में बाकी 5 सवाल, तो उससे एक्सीड हो रहा है तो उसको वहाँ पे एक बार ड्रॉप कर दो उस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, ताकि एटलीस्ट आपका पूरा अटेम्प्ट हो जाए। ओके, ओके। सो जैसा ये, क्या बहुत सारे लोग सोचते तो है कि ठीक है पेपर अगर मान लो क्वेश्चन लंबा जा रहा तो हम छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते हैं। क्या वो रियली आप छोड़ देते थे? हाँ, छोड़ना पड़ता है। मेरी बैलेंस शीट अगर मैच नहीं हुई अकाउंट से, मैंने छोड़ दिया कि भाई पहले मैं खत्म करूंगा, बाद में टाइम बचा तो मिला लूंगा, बैलेंस शीट नहीं मिली तो ठीक है। अब मैं उसको मिलाने बैठ गया क्या तो मुझे बात! आधा घंटा मिलाने में लग जाएगा बैलेंस शीट मेरा, वो बैलेंस शीट मिलाने के नंबर भी नहीं होते, कोई एक फिगर गलत होगा, आधा एक नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं, उस चक्कर में मेरा 10 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी जोड़ दूंगा। क्या बात! और आपकी एक्चुअली एफआर के अंदर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ था क्वेश्चन के अंदर आपका?
नहीं हुआ था। देन आल्सो ही स्कोर्ड 86 मार्क्स। भाइयों सर वो ये कोई चीज हमें एक दो फिगर गलत होगा, वो एक दो फिगर गलत होगा, 2-3 नंबर कट गए होंगे, ठीक है, बैलेंस शीट मार्क मिला तो बहुत नंबर होते नहीं है, मैंने उसकी जगह आगे क्वेश्चंस कर लिए ना पूरे। यस, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज वेरी सुपर वीडियो। मतलब ये इंटरव्यू में जो आपने अक्षत कही है, ये सब रियल बातें कही, एंड सो डाउन टू अर्थ पर्सन यू आर। आपने क्या क्या बातें समझाई यार, मजा आ गया, क्योंकि दिस इज द रियलिस्टिक थिंग्स, यू नो। ये सब चीजें होती है साथ में बच्चों के, पर हम बहुत सारे बच्चों से ओवरकम नहीं कर पाते। पर ये अगर चीज सीख ली इसमें, ये समझ ली, डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिकल इश्यूज है, ये एग्जाम डेज में या ड्यूरिंग द एग्जाम्स, एग्जाम की तैयारी बहुत कर लेते हैं, पर ड्यूरिंग द एग्जाम ये जो मिस्टेक होती है, ये वो सॉल्व हो जाएगी। बच्चों की माहौल जबरदस्त, शानदार बात। अच्छा, एक छोटा सा आपका 2 मिनट का टाइम और लूंगा। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर कोई पेपर आपने अटेम्प्ट किया एंड अगर वो पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया, ऐसा कुछ हुआ है अब तक जो आपने 8 पेपर दिए सीए फाइनल के, ऐसा कोई पेपर गया जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया? सर थोड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल एसएफएम वगैरह में थोड़ा हुआ था कि थोड़े थ्योरी क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, एक आध प्रैक्टिकल में कुछ गलतियां हो गई थी। ओके। तो थोड़ा 1 आध घंटे उसका रहता है, पर उससे जल्दी ओवरकम करना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई करनी है। तो एग्जाम से आने के बाद, इस तरह के पेपर के बाद, हाउ यू मैनेज कि आपका माइंडसेट चेंज करके आपने नेक्स्ट पेपर पर चल गए, ऐसा कुछ? फिर उसमें ये थिंकिंग रहती है मेरी कि मेरा खराब हुआ है तो पेपर अगर मुश्किल था तो सबके लिए मुश्किल था, तो सबके कम आएंगे तो कोई इशू नहीं है, सबके कम आएंगे तो इतना तो हुआ है मेरा कि मैं पास हो जाऊंगा, कम आएंगे तो सबके कम आएंगे तो बहुत इशू नहीं है। तो इसे दिमाग नहीं लगाना, पेपर हो चुका, अब अगले पेपर पे फोकस करना है। ये यहाँ पे कवर अप करने की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है सीए के अंदर। आप इजीली एक पेपर में आपके 40 भी है तो भी आप आराम से रैंक लेके आ सकते हैं क्योंकि इजीली कवर अप हो जाता है मार्क। गुड मतलब जो व्हाट इज डन, व्हाट हैज टू बी डन हैज टू बी फोकस्ड ऑन। हाँ सर। सुपर्ब। तो हमारा अक्षर जी 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ कि लास्ट बात पर यार तू हर बात में ऐसी कोई नई बात मस्त बता देता है जो बच्चों के लिए इतनी यूजफुल है कि ऐसा लगता है कि और बात करते जाओ। सो एक और चीज पर एक और चीज क्या, जैसे आप थ्रू आउट दी सीरीज लगभग टॉपर ही रहे आप हमेशा, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर, तो क्या आप केवल, आपको ऐसा लगता है केवल पढ़ाई ही सब कुछ है, या केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि ना सीए को सिर्फ पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई काम एक्चुअली, और बहुत एक्टिविटीज हमारे सीए को इंस्टीट्यूट खुद कराते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, हम पार्ट नहीं लेते हैं। अब ना फॉर एग्जांपल टैलेंट हंट्स होते हैं, एलोक्यूशन क्विज ना, तो उसके ना पहले ब्रांच लेवल होते हैं, रीजनल लेवल होते हैं, नेशनल लेवल होते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं। वो जैसे मैंने एक बार क्विज में लिया था तो मैं ब्रांच लेवल जीता था, मैं रीजनल्स के लिए उदयपुर आया था। ओह क्या बात है। तो मेरा फ्रेंड है वो एक बार नेशनल्स तक के लिए पूरी तक गया था। तो काफी एक्टिविटीज होती है जैसे, और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस होती है इंस्टीट्यूट की, तो उसमें नॉर्मली हम एज एन ऑडियंस जाते हैं, पर एक हमारे पास होता है एज अ पेपर प्रेजेंटर, हम उसमें जा सकते हैं। हम उनको हमारे रिसर्च पेपर भेजते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, फिर हमको सिटी में इन्वाइट करते हैं, ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप वो हमारी होती है, वहाँ पे हम हमारा 10-15 मिनट्स का पेपर प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ऑल ओवर इंडिया से प्रेजेंटर्स आते हैं, उनसे मिलते हैं, वो मतलब बहुत नेटवर्क बनते हैं, और एक्चुअली मतलब 5 डेज का ट्रिप आपको पूरी सिटी घूमने को भी मिल जाती है साथ में कॉन्फ्रेंस के साथ। ओह मैंने अराउंड 3 कॉन्फ्रेंसेस में इस तरीके से प्रेजेंट किया है अपने पेपर, फिर 2 तो अभी रिसेंटली करे थे एग्जाम्स के बाद ही। क्या बात है। इट मींस केवल बुक बोलते ना, किताबी ज्ञान नहीं, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होनी चाहिए आपकी। होनी चाहिए सर ना, एक फन पर्पस से भी होनी चाहिए, थोड़ा मोनोटोनस पढ़ाई ब्रेक करने के लिए, और उससे पर्सनल ग्रोथ भी होती है, अपनी एक्स्ट्रा बोलना सीखता है, मैं स्टेज पे कैसे बोलना है, लोगों से कैसे मिलना है, एक वो पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है। जैसे बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स जो विकासा निकासा वगैरह के अंदर पोजीशन होल्ड करते हैं, तो वो बताते हैं मुझे कि उनकी कितनी पर्सनल ग्रोथ हुई है इसमें आने के बाद, पूरी सही पोजीशन हैंडल करने के बाद। सुपर्ब। हमने तो ये भी सुना है कि तू यार भाई श्रीलंका घूमने गया अकेला, बैचलर? नहीं सर, अकेला नहीं गया था। वो श्रीलंका में भी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जो आईसीआई इंडियन आईसीआई का डेलीगेशन गया था 8 लोगों को, उसमें गया था आईसीआई को रिप्रेजेंट। क्या बात है, यू प्रेजेंटेड आईसीएआई, क्या बात है, यू प्रेजेंटेड इंडिया, क्या बात है, सुपर्ब, जबरदस्त। तो एक लास्ट पॉइंट, एनी मैसेज फॉर योर रिलेटिव्स, या आपको उनके लिए कुछ कहना हो, या एनी लास्ट मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड वी कैन एंड अप
सर ना मैसेज मैं ये कहूंगा, अपने सीए को क्रैक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आई बिलीव प्लानिंग और स्मार्ट वर्क है। स्टार्टिंग से चाहे फाउंडेशन इंटर फाइनल सब में प्लानिंग स्टार्टिंग से एकदम ना करनी है। चाहे प्लानिंग में कितना भी टाइम दे दें अपन, आगे का टाइम ना कम हो जाता है, यू ना लगना। अगर हमने प्लानिंग सही से कर ली तो आगे टाइम कम लगता है सब चीज़ों में, और सब परफेक्टली हो जाता है। तो प्रॉपर प्लानिंग और सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था, कंसिस्टेंटली अगर हम पूरे आर्टिकलशिप में पूरे पीरियड में पढ़ते हैं तो इजीली चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिकली स्मूथली निकल जाती हैं सीए में। ओके, सुपर्ब सुपर्ब, माहौल जबरदस्त। अक्षत, मजा आ गया भाई बात करके, एंड कीप इट अप। जिस तरह से आप कंसिस्टेंट हो, आपका एटीट्यूड जो है शानदार तरीके का, एकदम डाउन टू अर्थ, ऐसा ही बना रहे हमेशा। कीप इन टच, एंड ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहो, ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहो। अभी बहुत सारे लोग आपसे गाइडेंस मांगेंगे, हेल्प देम अप। माहौल के साथ जिस तरह से आपने यहाँ टाइम दिया है, ऐसे ही लोगों को टाइम देते जाइए एंड आगे ग्रो करते जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये मीटिंग एंड करने की, वीडियो एंड करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है, पर ठीक है भाई, टेक केयर, एंजॉय। ठीक है भाई, चल, शानदार, ऑल द बेस्ट। ठीक है, कीप इन टच।